यूट्यूब चैनल पे। और आज हमारी जो को करिकुलर कोर्स एनालिटिकल एबिलिटी और डिजिटल अवेयरनेस है फिफ्थ सेमेस्टर का, उसके पार्ट 3 में स्वागत करते हैं। पहले 2 पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप उन पार्ट्स को देख सकते हैं, जो चीजें बताई गई हैं उनको सीख सकते हैं। इस वाले पार्ट में हम दोस्तों ये एक क्वेश्चन पेपर है दिसंबर 2023 का, इसको सॉल्व करेंगे और आपको कुछ आइडिया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। तो ये पेपर सेट है दिसंबर 2023 का, बुकलेट सीरीज क्यू। अब मैं आपको बता दूं, इस तरीके की बुकलेट आपको मिलती है और इसमें आपको कुछ एंट्रीज करनी होती है। रोल नंबर अपना लिखना होता है शब्दों में और अंकों में, कॉलेज का नाम लिखना होता है, अपने यहाँ पर सिग्नेचर करने होते हैं। इसके बाद ये कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ये आपको देखने होंगे। जैसे प्रश्न पुस्तिका को तब तक ना खोला जाए जब तक आप ना कहा जाए। प्रश्न पुस्तिका में 100 प्रश्न है, परीक्षार्थी को सभी 100 प्रश्नों को केवल दी गई OMR आंसर शीट पर ही हल करना है, प्रश्न पुस्तिका पर नहीं। सभी प्रश्नों के अंक समान है। अब दोस्तों ये चीज महत्वपूर्ण है, इसको समझिएगा ध्यान से। 100 मार्क्स का ये पेपर होता है और जो हर एक क्वेश्चन होता है वो होता है 0.75 मार्क्स का। इसके हिसाब से ये टोटल 75 मार्क्स का एक पेपर होता है। आप जो गड़बड़ करते हैं वो ये करते हैं कि आप एक क्वेश्चन को 1 नंबर का समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको जो कैलकुलेशन करनी है वो करनी है 0.75 मार्क्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कुछ ये जनरल इंस्ट्रक्शन थे जो आपको पता होने जरूरी हैं जब आप पेपर देने जाएंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करेंगे हम दोस्तों क्वेश्चंस से। तो क्वेश्चन देख सकते हैं आप, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लिखे हुए मिलते हैं आपको इस तरीके से, और उनके 4 आपको आंसर मिलेंगे और एक सही आंसर आपको देना होगा। जो भी आंसर होगा वो OMR शीट जो है उसमें भरना होगा, बिल्कुल सावधानी पूर्वक। उस OMR शीट पर कटिंग नहीं करनी है आपको। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न लिखा है कि एक परिवार में माँ की उम्र बेटी की उम्र से दोगुनी है, पिता माँ से 10 वर्ष बड़े हैं, भाई अपनी माँ से 20 वर्ष छोटा है और अपनी बहन से 5 वर्ष बड़ा है। तो पिता की आयु कितनी है? अब इसके 4 आंसर्स आपको दिए हैं, देखना होगा कि कौन सा आंसर है। इसके लिए इन प्रश्नों को हल करना होता है दोस्तों। किस तरीके से हल करेंगे बताता हूं मैं आपको। तो इस तरह के प्रश्न दोस्तों हम अक्सर उल्टे लेके चलते हैं, यानी कि जो सबसे छोटा इंसान है उसको हम लेके चलेंगे। मान लीजिए बेटी की उम्र है, यहाँ पर बेटी की उम्र हमें नहीं पता है तो हम मानेंगे इसमें। और अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हो, थोड़ा बहुत आपने मैथ्स पढ़ा हो शुरुआत में, तो आपको पता होगा कि x मानकर इस तरीके के प्रश्नों को हल किया जाता है। तो बेटी की उम्र आपके पास x आ गई है। अब जो बेटा है यानी कि उसका भाई जो है वो कितने साल का है? भाई अपनी बहन से 5 वर्ष बड़ा है। भाई जो हो गया अपनी बहन यानी कि x + 5 है, ये हो गई भाई की उम्र है। और जो दोस्तों माँ है उसकी उम्र है जो बेटी है उसकी दोगुनी, यानी कि x की दोगुनी, और ये हो गया 2x। ठीक है, अब क्या है, हमारे पास माँ की उम्र ये आ गई है, भाई की उम्र ये आ गई है। ठीक है, तो जो भाई की उम्र है वो ये भी लिखा हुआ है कि अपनी माँ से 20 वर्ष छोटा है। तो हम माँ की उम्र आ गई 2x और -20 वर्ष = आ रहा है x + 5। इस तरीके से माँ की उम्र और बेटी की उम्र में भी कंपैरिजन हो रखा है। अब इस वाली इक्वेशन को हमको सॉल्व करना होगा। करते क्या है, जो x वाली वैल्यूज हैं उनको एक तरफ लेते हैं और जो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं उनको एक तरफ करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब ब्रैकेट से आप किसी भी संख्या को इधर लेके आओगे तो उसके जो चिन्ह होते हैं वो हमेशा बदल जाते हैं। प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। तो 2x इस तरीके से हम इसको लिखेंगे 2x, और ये x है इधर प्लस का। कभी भी संख्या के या इस तरह के अक्षर के आगे कुछ ना लिखा हो प्लस माइनस वगैरह, तो वो हमेशा प्लस का माना जाएगा। तो इधर ये आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का। 2x - x = ये वाला जो -20 है ये उधर चला गया, यानी कि +20। 2x में से x गया, x बच गया, = 25। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, यानी कि इस बेटी की उम्र हमारे पास में आ गई। तो इससे सिंपली हम निकाल सकते हैं, अब हमारे पास बेटी की उम्र मिल चुकी है। भाई की जो उम्र है हम इसको यहाँ पर रख कर ही देख लेंगे। भाई की उम्र हो गई x + 5, यानी कि 25 + 5 = 30 साल। माँ की जो उम्र है वो बेटी की दोगुनी है, यानी कि बेटी की उम्र आ गई 25 साल। तो 25 × 2 = 50 ईयर्स, ये माँ की उम्र आ गई है। और जो पिता की उम्र है वो है दोस्तों 10 वर्ष उसकी माँ से बड़े हैं। तो
माँ की उम्र हमारे पास 50 साल आ गई है, पिता की उम्र 10 वर्ष बड़े हैं तो 10 प्लस कर देंगे इस 60 ईयर्स। तो ये आ गई आपके पास पिता की उम्र। तो ये वाला 20 का आंसर सही हो जाएगा कि पिता की उम्र है 60 साल। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आपको हल कर सकते हैं बहुत आसानी से। मैं एक एक क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ा के बताऊंगा, वीडियो लंबी होगी, हो सकता है 2-3 पार्ट में बने ये वाली वीडियो, लेकिन आपको एक अंदाजा हो जाएगा थोड़ा सा कि किस तरीके से इस तरह के प्रश्नों को हल किया जाता है। ठीक है, तो आइए अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि उस संख्या को पहचानिए जिसे 14 बार जोड़ने पर जो उसका जोड़ है वो 195 प्राप्त होता है। तो कौन सी ऐसी संख्या है जिसको हम 14 बार जोड़ेंगे तो 195 प्राप्त होगा। तो इस तरह के प्रश्नों को भी दोस्तों हम एक्स की सहायता से ही हल करेंगे। तो हम वो मान लेते हैं कि माना वो संख्या है एक्स। ठीक है, हमने मान लिया कि वो संख्या एक्स है जिसको हम 14 बार जोड़ेंगे तो 195 प्राप्त होगा। तो एक्स को अगर हम स्वयं में 14 बार जोड़ें, एक्स प्लस 14x करें हम, तो ये हो जाएगा 15x। यानी कि सिंपल लिखना है कि आपको जितनी बार जोड़ा जा रहा है उसमें एक प्लस कर देना है, नॉर्मल तरीके से ये समझना है। तो ये 15x हो गया। ठीक है, अब जो ये 15x है वो बराबर है किसके, 195 के। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, x की वैल्यू एक तरफ ले ली है और 195 है ये। अब क्योंकि ये प्लस नहीं है, यहाँ पर ये गुणा में है, तो इसको अगर हम इधर लेके जाएंगे तो ये इसके नीचे पहुंच जाएगा, यानी कि डिवाइड में आ जाएगा। ये सिंपल मैथमेटिक्स के रूल हैं दोस्तों, आपको पता होने चाहिए। नहीं पता है तो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी होगी। जिनको पता होंगे, जिन्होंने मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, वो इजीली इनको कर सकते हैं। अब इसको 15 से अगर आप डिवाइड कर देंगे 195 को, तो 13 इसका आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसका जवाब ये 13 हो गया। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये अगला प्रश्न है दोस्तों, इस तरह के प्रश्नों को आपको हल करने के लिए देखिए थोड़ा सामान्य ज्ञान की भी जरूरत है। जैसे कुछ डायग्राम्स दे दिए हैं यहाँ पर और इन्होंने सिंपल बस लिख के डायग्राम्स दे दिए हैं। अब हम इसको किस तरीके से समझेंगे, देखिए थोड़ा सा समझने की जरूरत है, दिमाग लगाने की जरूरत। भारत एक देश हो गया, दिल्ली और असम राज्य हो गए, ठीक है, और गुवाहाटी एक शहर हो गया। अब हम इसको किस तरीके से बनाएंगे क्वेश्चन को। मान लीजिए भारत है, भारत के अंदर 2 राज्य हैं, दिल्ली हो गया और असम हो गया, और असम के अंदर जो है वो एक शहर है गुवाहाटी। तो इसका इस तरीके से यहां पर ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा। ये भी हमारा मैच नहीं हो रहा है, ये भी नहीं मैच हो रहा है। देखिएगा दोस्तों, ये सी इसका मैच हो गया है। ठीक है, भारत देश है पूरा, उसके अंदर 2 ये राज्य हैं, ये हो गए राज्य, और उसके अंदर एक गुवाहाटी शहर है। इस तरीके के प्रश्न आपको मिलेंगे जो आपको आसानी से आप हल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी जनरल नॉलेज की भी जरूरत होनी चाहिए। आपको अगर पता ही ना हो कि भारत क्या है, दिल्ली असम कहाँ है, उसके अंदर गुवाहाटी भी होता है, क्या होता है, तब आप ये चीज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब हम इसी तरीके से अगला प्रश्न है कि स्नातक और स्नातकोत्तर। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि स्नातक और स्नातकोत्तर किसको कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, यानी कि यूजी और पीजी। तो इनके कुछ डायग्राम्स बने हुए हैं, ये देखिएगा आप। यूजी, ये स्टूडेंट हो गया, यूजी पीजी, इस तरीके से। अगला प्रश्न दोस्तों मुझे कुछ इनकम्प्लीट सा लग रहा है, इसमें केवल ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दिया है, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं दिया है जिससे हम कंपैरिजन करेंगे इसका। तो इस तरीके के प्रश्नों में होता है कि जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट हैं वो ग्रेजुएट होकर ही पोस्ट ग्रेजुएट बने होंगे, डायरेक्ट पोस्ट ग्रेजुएट नहीं बने होंगे। तो इसका इस तरीके से सिंपल आंसर आना चाहिए, लेकिन इसमें कोई भी ऐसा आंसर दिया हुआ नहीं है, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ कंपोनेंट मिसिंग है साथ में लगा हुआ। हो सकता है इसका सवाल सही हो, मुझे इतना ही समझ में आ पा रहा है फिलहाल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें लिखा है कि कौन सा आंकड़ा 3 वर्गों डॉक्टर शिक्षक के बीच सबसे अच्छा संबंध प्रतिनिधित्व करेगा। तो ये वाला प्रश्न भी दोस्तों मुझे अधूरा सा नजर आया है, क्योंकि 3 वर्गों में पूछ रहा है, तीसरा वर्ग यहाँ पे दिया हुआ है ही नहीं। तो चलिए इस प्रश्न को भी छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे है कि कथन लिखा हुआ है एक, उससे आपको कुछ चीज़ें निकालनी होंगी, यानी कि स्टेटमेंट दिया हुआ होगा, उससे कुछ कंक्लूजन्स दिए होंगे, सही कंक्लूजन पे आपको पहुंचना होगा। इसमें लिखा है कि सभी किसान डॉक्टर हैं और सभी जो डॉक्टर हैं वो जादूगर है। तो सिंपल सा आ गया कि सभी जो किसान हैं वो डॉक्टर हैं और सभी डॉक्टर जादूगर भी हैं। ठीक है, तो अब जो इसमें कंक्लूजन्स दिए हुए हैं वो ये दिए हुए हैं कि सभी किसान जादूगर हैं,
बिल्कुल सही बात होगी कि सभी किसान जादूगर हो रहे हैं, क्योंकि सभी किसान डॉक्टर हैं, सभी डॉक्टर जादूगर हैं। तो इस हिसाब से सभी किसान जादूगर हो गए। ठीक है, कोई किसान जादूगर नहीं है, तो ये वाला मैच नहीं करता है। अब हमको उत्तर किस तरीके से देना है इस तरीके के प्रश्नों का, वो इस तरीके से देना है कि ए पढ़ना है, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, यानी कि जो कंक्लूजन सेकंड है वही फॉलो करता है, नहीं ये नहीं है। केवल सेकंड ही अनुसरण नहीं करता है, क्योंकि वो गलत है। निष्कर्ष एक और दो दोनों फॉलो करते हैं, नहीं ये भी नहीं है। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, जी हाँ, जो निष्कर्ष एक है वो इसका सही आंसर है कि एक भी बिल्कुल ठीक है। और अगला है कि एक ना तो एक करता है ना दो करता है, तो ये भी नहीं है। तो इसका जवाब हो गया दोस्तों सी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न देखते हैं, इस तरीके से है। स्टेटमेंट दी हुई है कि कोई भी वर्ग आयत नहीं है। वर्ग क्या होता है दोस्तों? स्क्वायर्स, और आयत होते हैं रेक्टेंगल्स। ठीक है, तो नो स्क्वायर आर रेक्टेंगल्स, यानी कि कोई भी वर्ग आयत नहीं है। नेक्स्ट लिखा है कि सभी आयत यानी कि सारे के सारे ही रेक्टेंगुलर, त्रिभुज यानी कि त्रिकोण यानी कि ट्रायंगल हैं। अब इस चीज को आगे किस तरीके से बढ़ेंगे, ये और ये इज इक्वल टू हैं इसके, यानी कि ये और ये तो बराबर हैं, लेकिन ये और ये मैच नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से आपको समझना है। तो कुछ त्रिभुज वर्ग हैं, नहीं ये सही नहीं बैठा है, क्योंकि जो सभी त्रिभुज हैं वो आयत हैं, तो ये गलत हो गया। कुछ त्रिभुज आयत है, हाँ ये बिल्कुल ठीक है। तो केवल निष्कर्ण एक अनुसरण करता है, नहीं करता। केवल निष्कर्ण दो अनुसरण करता है, बिल्कुल करता है। एक और दो अनुसरण करते हैं, दोनों ही अनुसरण, दोनों के लिए लिखा हुआ है, दोनों नहीं करते, एक करता है, और इसका सवाल ही नहीं बैठता। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ये आ जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का मूल कार्य है। तो मूल कार्य मेन फंक्शंस में आपको कंप्यूटर के बता चुका हूँ क्या है। इनपुट करना भी है, प्रोसेसिंग करना भी है, और स्टोरेज करना भी है। तो ये सारे ही कंप्यूटर के मूलभूत कार्य यानी कि बेसिक फंक्शंस हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर का एक घटक यानी कि कंपोनेंट नहीं है। एएलयू यानी कि अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी और पेपर। तो अगर आपने मेरी पहली या दूसरी वाली वीडियो ये देखी हो, उसमें ये वाली चीज़ें मैंने कवर की हुई कि कंप्यूटर के कौन कौन से कंपोनेंट हैं। अब आपको इसमें बताना है कि कौन सा कंपोनेंट नहीं है। तो एएलयू भी होता है, सीपीयू भी होता है, मेमोरी भी होता है। कागज कंप्यूटर का एक कंपोनेंट नहीं है, कागज अलग से चीज़ यूज़ की जाती है कंप्यूटर से कुछ चीज़ प्रिंट आउट करने के लिए। तो मेन कंप्यूटर का कंपोनेंट कागज नहीं है, तो इसका जवाब हो गया ये। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंप्यूटर के बारे में सही है। इसमें लिखा है कि कंप्यूटर केवल सॉफ्टवेयर से बना है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। कंप्यूटर स्वयं सारी जानकारी व्यवस्थित करता है। कंप्यूटर केवल हार्डवेयर से बना होता है, और यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित यानी कि स्टोर करता है, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है, यानी कि इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट स्टोर्स, रिट्रीव्स एंड प्रोसेसेस द डेटा। तो कंप्यूटर के बारे में जो सही है वो ये है, क्योंकि केवल सॉफ्टवेयर से नहीं बना होता है, हार्डवेयर भी लगा होता है उसमें। कंप्यूटर सारी जानकारी को व्यवस्थित कर सकता है, स्वयं से नहीं कर सकता, उसको एक यूज़र की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर केवल हार्डवेयर से नहीं बना होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है उसमें। तो ये वाला इसका आंसर डी बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं है। दोस्तों ये छोटे छोटे वर्ड यहाँ पर छुपे हुए होते हैं, इनको ध्यान से पढ़ना होता है कि हार्डवेयर का एक भाग नहीं है। मॉनिटर हार्डवेयर होता है, कीबोर्ड हार्डवेयर होता है, सीपीयू भी हार्डवेयर होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है, तो ये हार्डवेयर नहीं होता है। ठीक है, तो ये हार्डवेयर का भाग नहीं है। एमएस ऑफिस हार्डवेयर का भाग नहीं है, तो इसका जवाब हो गया ये। अगला है कि प्रोसेस्ड डेटा को इसके रूप में जाना जाता है। प्रोसेस्ड जो डेटा यानी कि जो डेटा प्रोसेस हो जाता है उसको किस रूप में जाना जाता है? सूचना के रूप में। ठीक है दोस्तों, जो जो प्रोसेस हो चुका होता है डेटा वो सूचना के रूप में बाहर आता है, तो उसको सूचना हम मान सकते हैं। नेक्स्ट है कि एक कंप्यूटर के सभी अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन द्वारा किए जाते हैं। ऑल अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस इन अ कंप्यूटर आर डन बाय किसके द्वारा? एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, इसके द्वारा अंकगणितीय और तार्किक परिचालन यानी कि अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस कंप्यूटर के अंदर होते हैं।
अगला है कि इनमें से कौन सा हार्डवेयर अवयव नहीं है। कौन सा इनमें से एक हार्डवेयर नहीं है? इनपुट तंत्र, ऑपरेटिंग सिस्टम, सीपीयू या मेमोरी यंत्र। तो इनपुट करने वाले यंत्र यानी कि कीबोर्ड हो गया, माइक हो गया, इस तरीके के जो हैं वो हार्डवेयर माने जाते हैं। सीपीयू भी एक हार्डवेयर होता है। मेमोरी यंत्र यानी कि मेमोरी हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, यूएसबी ड्राइव्स हो गई, इस तरीके के भी कंपोनेंट हार्डवेयर में आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर माना जाता है, तो इसका सही जवाब है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये केवल दोस्तों पढ़ने वाली चीज़ें, पढ़ के आपको समझ में आ जाएंगी। जो मैंने 2 शुरुआत में वीडियोस डाली हुई हैं इसी से रिलेटेड हैं, उनको देख लीजिएगा। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किस में बदलना है। सॉफ्टवेयर का जो मेन पर्पस है वो सॉफ्टवेयर को किस डेटा में कन्वर्ट करना है, वेबसाइट में, सूचना में, प्रोग्राम में या ऑब्जेक्ट में। तो इसका सीधा सा सवाल जवाब है कि सॉफ्टवेयर का जो पहला यानी कि प्राइमरी पर्पस है वो है डेटा को सूचना में बदलना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से सीपीयू के घटक हैं। विच अमंग द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ सीपीयू। तो सीपीयू के कौन कौन से कंपोनेंट हैं इसमें से? तो देखिए दोस्तों, सीपीयू के जो कंपोनेंट हैं वो बेसिकली जो होते हैं एलयू यानी कि एएलयू यानी कि अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो है वो प्रोसेसर को मिले हुए निर्देशों को अंकगणितीय यानी कि अर्थमेटिकल आधार पर संचालित करता है। इसके बाद आता है कंट्रोल यूनिट, जो कि प्रोसेसर का मुख्य भाग होता है, जो सभी प्रोसेसिंग का काम करता है और संख्याओं को तेजी से गणना करता है। यह कंप्यूटर का एक वह हिस्सा है जो इंटरप्ट पर प्रतिक्रिया करता है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा एलयू और कंट्रोल यूनिट। एलयू और कंट्रोल यूनिट सीपीयू के मेन कंपोनेंट्स हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शेष तीनों से असंगत है। इंग्लिश में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकंसिस्टेंट विद ऑल द रिमेनिंग 3। यानी कि 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से असंगत कौन सा है। कैश मेमोरी, इंडक्शन डिकोडर और कंट्रोल यूनिट से अलग या असंगत जो है वो है अर्थमेटिकल और लॉजिकल यूनिट। ठीक है, तो इसका आंसर ये रहेगा। अगला है कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। ये एक बिल्कुल साधारण सा सवाल है दोस्तों। कंप्यूटर की भाषा में अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा या सीखा होगा कहीं पे, तो सबसे पहला प्रश्न यही है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहते हैं। तो इसका सीधा सा जवाब है कि सीपीयू जो होता है यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कि कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मेमोरी में सीपीयू की सीधी पहुंच यानी कि एक्सेस होती है। तो सीपीयू की जो सीधी पहुंच होती है दोस्तों वो होती है रैम में यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीपीयू मेमोरी में शामिल है। सेकेंडरी मेमोरी, केवल स्क्रैच पैड मेमोरी और कैश मेमोरी, केवल कैश मेमोरी। तो इनमें से कौन सा विकल्प सीपीयू मेमोरी में शामिल है, आइए इसको जानते हैं। तो ये चीज़ दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो केवल जो कैश मेमोरी होती है वो सीपीयू मेमोरी में शामिल होती है, यानी कि सीपीयू की खुद की मेमोरी उसको बोलते हैं हम। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है कि इसको कंप्यूटर की मेमोरी, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्यक्रम के इंस्ट्रक्शन को कैसे प्रतिक्रिया देना है। यानी कि ये जो चीज है, टेल्स द कंप्यूटर्स मेमोरी, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस हाउ टू रिस्पॉन्ड टू प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शन। तो प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन को कैसे प्रतिक्रिया देनी है वो कौन सी चीज बताती है इसमें। तो दोस्तों सिंपल सा जवाब है इसका कि कंट्रोल यूनिट जो होती है वो इन सारी चीजों को करती है, यानी कि कंप्यूटर की मेमोरी को, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट को, इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी भी काम को इंस्ट्रक्शन कैसे देना है। तो ये कंट्रोल यूनिट का काम है। इसके बाद है सीपीयू और मेमोरी कंप्यूटर के कहाँ पर स्थित होते हैं। सीपीयू और मेमोरी आउटपुट डिवाइस में, स्टोरेज डिवाइस में, एक्सपेंशन बोर्ड में या मदरबोर्ड में। तो सीपीयू और मेमोरी कंप्यूटर के मदरबोर्ड में स्थित होते हैं। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। बहुत साधारण सा सवाल है और आपको पता भी होना चाहिए इसका जवाब। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो इसका सीधा सा जवाब है कि चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पोर्टेबल तथा ढोने में आसान है। तो कौन सा कंप्यूटर है जिसको आप आसानी से इधर उधर कैरी कर सकते हो अपने साथ में। सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, लैपटॉप या उनमें से कोई नहीं।
तो सभी को पता है कि लैपटॉप एक ऐसा कंप्यूटर है जो बहुत पोर्टेबल है, जिसको आप आसानी से इधर उधर ले जा सकते हो। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस में इनपुट डिवाइस शामिल है? तो कौन सा ये एक इनपुट डिवाइस है? कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, कीबोर्ड और माउस दोनों हुए, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इनपुट डिवाइस कीबोर्ड और माउस दोनों ही हैं, क्योंकि दोनों के द्वारा ही हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को। कंप्यूटर को निर्देश इसके द्वारा दिए जाते हैं। किसके द्वारा दिए जाते हैं? इनपुट यूनिट के द्वारा, एएलयू के द्वारा, प्रिंटर के द्वारा, या पेन ड्राइव के द्वारा। तो देखिए दोस्तों, इसका जवाब है वो ये है कि इनपुट यूनिट जो होती हैं वो कंप्यूटर को निर्देश देती हैं यूजर के द्वारा कि किस काम को करना है। मान लीजिए आपको कुछ टाइप करना है, तो कीबोर्ड के द्वारा आप इनपुट देंगे, कभी कंप्यूटर को समझ में आएगा कि आप कुछ टाइप कर रहे हैं, या माउस से क्लिक करेंगे। तो इस तरह की जो इनपुट यूनिट होती है, इनपुट यूनिट कंप्यूटर को निर्देश देती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है? तो अब देखिए दोस्तों, एमएस ऑफिस के क्वेश्चंस आ गए हैं, इनको ध्यान से आप समझ लीजिएगा। सारी चीज़ें तो आप नहीं सीख पाओगे। जिसको नॉर्मली आता है एमएस ऑफिस वो जवाब दे सकता है, लेकिन जिन्होंने अभी तक पढ़ा ही नहीं है तो उनको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा कि चीज़ें क्या क्या होती हैं। हालांकि एमएस ऑफिस का अलग से पूरा चैप्टर लेके आऊँगा, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको कवर हो जाएंगे। फिलहाल यहाँ जो हम प्रश्न हल कर रहे हैं उनको समझ लीजिए कि जो एमएस वर्ड होता है, एमएस ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर है एमएस वर्ड, जिसमें टाइपिंग वगैरह का काम होता है। एमएस वर्ड का कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प इनमें से कौन सा नहीं है? इफेक्ट, अंडरलाइन, इंडेंटेशन, या फॉन्ट स्टाइल? तो इसका जवाब है इंडेंटेशन। इफेक्ट भी कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में आता है, अंडरलाइन भी कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में आता है, फॉन्ट स्टाइल भी कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में आता है। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग क्या होता है दोस्तों? किसी भी जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसमें उसको अलग अलग तरीके से सजाना। एक बस सिंपल से ये समझ लीजिए, उसको अलग अलग तरीके से रूप देना, बोल्ड करना, बड़ा छोटा करना, उसको कलर करना, इस तरीके से। तो इसका जवाब है कि इंडेंटेशन कैरेक्टर फॉर्मेटिंग का विकल्प नहीं है। अगला प्रश्न एमएस वर्ड से रिलेटेड है। एमएस वर्ड में यदि आप एक टेबल में टैब को प्रेस करते हैं तो कर्सर आपको इसमें ले जाता है। किस में ले जाता है? समझ लीजिएगा दोस्तों ध्यान से। ये मैंने एक टेबल बनाई हुई है एमएस वर्ड में, ये इसके कॉलम हो गए। देखिए, इनको कॉलम कहा जाता है जो ऊपर से नीचे को चलती हैं, और अगर ये ऐसे चल रही हैं तो इनको रो कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान कर लीजिएगा। टेबल है, ऊपर से नीचे को कॉलम कहते हैं, और बाएं से दाएं को या दाएं से बाएं को रो कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पर हमारा कर्सर है, ठीक है, अगर हम इसमें टैब मारेंगे, टैब एक की होती है कीबोर्ड में, अगर हम उसको यूज करेंगे तो जो कर्सर जो है वो इस वाली सेल यानी कि कॉलम में चला जाएगा। तो रो तो देखिए दोस्तों वही की वही है, लेकिन कॉलम आपकी चेंज हो गई है। तो इस सवाल का जो जवाब रहेगा वो रहेगा नेक्स्ट कॉलम। यानी कि अगर आप एमएस वर्ड में किसी टेबल में टैब को यूज करते हैं तो वो अगली कॉलम में कर्सर चला जाता है। अगला प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टैब स्टॉप मार्कर्स को हटाया जा सकता है? कैसे हटाया जा सकता है, ये चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए। तो एक स्टॉप मार्कर्स होते हैं जो कि हम एमएस वर्ड में यूज़ करते हैं, उसको हम कैसे हटा सकते हैं? उसको सिंपल है कि उसको माउस से पकड़िएगा, माउस से उसको सेलेक्ट कीजिएगा और उसको ड्रैग करते हुए बाहर कर दीजिएगा। तो उसका ऑप्शन दोस्तों, उसका जवाब ये है, टैब स्टॉप मार्कर को रूलर से बाहर सरका कर किया जा सकता है। यानी उसको बाहर हम कर देंगे सरका के, तो वो वहाँ से हट जाएगा। अगला है कि एमएस वर्ड का प्रयोग मूलतः इसके लिए किया जाता है। एमएस वर्ड जो होता है वो किस लिए सामान्यतः यूज़ किया जाता है? डेटाबेस को सृजित करने में नहीं, डेटा का विश्लेषण करने में नहीं, विभिन्न प्रलेख तैयार करने में, बिल्कुल सही बात है, स्लाइड तैयार करने में नहीं। तो इसका जवाब रहेगा ये, जो भी हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, टाइप करते हैं, वो एमएस वर्ड में करते हैं। डेटाबेस और डेटा का विश्लेषण हम एक्सेल में करते हैं, और स्लाइड हम पावर पॉइंट में तैयार करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट सैंस सेरिफ है? अब ये फॉन्ट के प्रकार आ गए दोस्तों, किस तरीके के फॉन्ट होते हैं। तो सैंस सेरिफ जो फॉन्ट होता है वो कौन सा होता है? बहुत तरीके के फॉन्ट आपको मिल जाएंगे, लेकिन सैंस सेरिफ जो फॉन्ट होता है वो दोस्तों, उसमें एरियल फॉन्ट को सैंस सेरिफ फॉन्ट कहते हैं। इसलिए एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के अंत तक जाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो अगर किसी डॉक्यूमेंट के आपको लास्ट में जाना है तो आप सिंपली कंट्रोल और एंटर को प्रेस करेंगे तो उस डॉक्यूमेंट के लास्ट में पहुंच जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, डेटाबेस या ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया हुआ है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं वो भी बताया हुआ है।
ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं वो भी बताया हुआ है, तो इन चीज़ों को आप उस वीडियो में देख लीजिएगा। शीर्षक यानी कि टाइटल केस के मामले में प्रत्येक अक्षर अपर केस में कन्वर्ट किया जाता है। एक वाक्य में हर एक शब्द कैपिटल किया जाता है। वाक्य की शुरुआत में प्रत्येक शब्द को कैपिटल किया जाता है। लोअर केस को अपर केस और इसी के विपरीत बदला जाता है। वाक्य की शुरुआत में प्रत्येक शब्द को कैपिटल कर सकते हो, तो इसका आंसर यही रहेगा कि अगर आप टाइटल लिख रहे हो तो उसका हर एक पहला अक्षर कैपिटल में हो जाना चाहिए। मेल मर्ज घटक है एमएस वर्ड का, वर्ड प्रेस का, एमएस एक्सेल का या एमएस एक्सेस का। तो मेल मर्ज जो ऑप्शन यूज होता है वो होता है एमएस वर्ड में। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन है? तो देखिए दोस्तों, जो कंप्यूटर में फाइलें बनती हैं मेनली एमएस ऑफिस में या किसी भी प्रोग्राम में जो भी फाइल बनती है, जब उनको सेव करते हैं तो उनका एक स्पेसिफिक एक्सटेंशन होता है। जैसे अगर हम एक्सेल की बात करें तो एक्सेल का जो एक्सटेंशन वो है दोस्तों XLS, ठीक है। इसी तरीके से पावर पॉइंट की हम बात करें तो उसका जो फाइल बन के आएगी उसका एक्सटेंशन रहेगा PPT। इसी तरीके से हम वर्ड की बात करें तो इसका एक्सटेंशन रहेगा DOC यानी कि डॉक्यूमेंट। अब ये वाले जो फॉर्मेट हैं वो पुराने टाइम में जो एमएस ऑफिस चलता था उसके हैं। अब जो हाल फिलहाल में एमएस ऑफिस चल रहे हैं उनके सबके आगे एक्स भी लगा हुआ है, ठीक है। तो वर्ड का क्या बन जाएगा? DOCX। इसी तरीके से अगर आपसे पावर पॉइंट का पूछे तो PPTX या PPT। एक्सेल का पूछे तो XLSX, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर सामान्यतः इनको सम्मिलित नहीं करते हैं। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर वर्ड डॉक्यूमेंट में नहीं होता, ध्वनि, चित्र, वीडियो सीक्वेंस तो इनमें शामिल होता है। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर वर्ड डॉक्यूमेंट शामिल नहीं होता है सामान्यतः। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में शामिल है? तो वर्ड में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या शामिल? देखिए एमएस वर्ड से दोस्तों कितने सारे सवाल यहाँ पर आ चुके हैं। अगर आपको एमएस वर्ड आता है तो आप सारे सवालों के जवाब बेहद आसानी से दे सकते हो और अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते हो। और एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल का भी पार्ट है उसमें, उसकी वीडियो में अलग से लेके आऊंगा, सारी चीज़ें आपको सिखाऊंगा, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में शामिल है? तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में हम किसको यूज करते हैं? हिंदी में दोस्तों आपको पढ़ने में सही से नहीं आएंगे तो इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। सबस्क्रिप्ट भी हम यूज करते हैं, फॉन्ट भी हम यूज करते हैं, अंडरलाइन कलर भी हम यूज करते हैं, लाइन स्पेसिंग भी हम यूज करते हैं। तो ये सारे ऑप्शन में किसी ना किसी चीज में यूज करते हैं, लेकिन जो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग होती है उसमें हम सबस्क्रिप्ट को यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी एमएस वर्ड की अंतर्निहित सुविधा नहीं है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिल्ट इन फीचर ऑफ एमएस, यानी कि जो पहले से ही ऑप्शंस आते हैं बने हुए किसी सॉफ्टवेयर में उसको हम बिल्ट इन फीचर बोलते हैं। लाइव स्ट्रीम, स्पेशल चेक, शब्दकोश या अनुवाद। तो लाइव स्ट्रीम जो है वो हम एमएस वर्ड के थ्रू नहीं कर सकते हैं, स्पेल चेक भी कर सकते हैं, शब्दकोश भी बना सकते हैं और अनुवाद भी हम कर सकते हैं। तो लाइव स्ट्रीम जो है एमएस वर्ड में नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी रूप से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की विशेषता नहीं है? यानी कि जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होती है, जो हम वर्ड में लिखते हैं उसको टेक्स्ट को उसको किस किस तरीके से फॉर्मेट करते हैं, उसको हम इटैलिक भी कर सकते हैं यानी कि जो टेढ़ा सा फॉन्ट हो जाता है, उसको हम अंडरलाइन भी यानी कि रेखांकित भी कर सकते हैं, उसको हम कैपिटलाइज भी कर सकते हैं, उसको हम बोल्ड भी कर सकते हैं। लेकिन जो एक फॉर्मेटिंग होती है, फॉर्मेटिंग में कैपिटलाइजेशन नहीं शामिल होता है। बोल्ड हम कर सकते हैं, वो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में आता है, अंडरलाइन करना भी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में आता है, इटैलिक करना भी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में आता है। कैपिटलाइज करना ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का हिस्सा नहीं है। एमएस ऑफिस का कौन सा अवयव स्पष्टतया नोटपैड जैसा होता है? यानी कि एमएस ऑफिस में कौन सा कंपोनेंट है जो नोटपैड की तरीके से काम करता है? एमएस ऑफिस में देखिए सारे ये सॉफ्टवेयर होते हैं, एमएस वर्ड, एक्सेल, एमएस एक्सेस, पावर पॉइंट, लेकिन इसमें जो एमएस वर्ड होता है जो कि टाइपिंग के लिए काम में आता है वो हूबहू नोटपैड जैसे ही वर्क करता है। कंट्रोल डी कुंजियां दबाने से एमएस वर्ड में कौन सा डायलॉग बॉक्स आ जाता है? तो अगर आप एमएस ऑफिस में कंट्रोल डी का प्रयोग करोगे तो आपको फॉन्ट वाला एक ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। ये शॉर्टकट कुंजियां हैं, शॉर्टकट्स हैं दोस्तों, आपको पता होने चाहिए अगर आप कंप्यूटर्स पढ़ रहे हो। कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? बिल्कुल बेसिक सवाल है दोस्तों। किसी चीज को आप कॉपी कर रहे हो कंप्यूटर के अंदर में तो उसको पेस्ट यानी कि दूसरी जगह पे कैसे लाना है? कॉपी करने का सिंपल सा जो
शॉर्टकट है वो है कंट्रोल सी, लेकिन उसको कहीं दूसरी जगह पे ले जाके पेस्ट करने हैं, यानी कि उसको दूसरी जगह पे लाके हमको स्थापित करना है, तो उसका सिंपल सा जो आंसर है वो है कंट्रोल वी। कंट्रोल वी के द्वारा हम किसी भी चीज़ को पेस्ट करते हैं, कॉपी हुए सब्जेक्ट को पेस्ट करते हैं। ऐसी कंट्रोल एक्स होता है उस किसी भी चीज़ को कट करने के लिए, कंट्रोल पी होता है प्रिंट की कमांड के लिए, कंट्रोल सी होता है कॉपी करने के लिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब है कंट्रोल वी। इसके द्वारा हम किसी चीज़ को पेस्ट करते हैं। एमएस वर्ड के अपर केस को लोअर केस में और लोअर केस को अपर केस में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस चेंज केस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो एमएस वर्ड में अगर अपर केस से लोअर केस करना है, लोअर केस से अपर केस करना है, तो उनको करने के लिए हमें टॉगल केस का यूज किया जाता है। एमएस वर्ड का प्रयोग मूलतः इसके लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? डेटाबेस नहीं, डेटाबेस को विश्लेषण करना नहीं। देखिए वही सवाल दोबारा से आ गया है जो अभी ऊपर था। विभिन्न प्रलेख तैयार करना, जी हाँ इसको करना। स्लाइड तैयार करना नहीं। तो एमएस वर्ड उसका जो प्रयोग किया जाता है वो विभिन्न प्रलेख तैयार करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इस वाली वीडियो में हम केवल 50 सवाल ही इंक्लूड करेंगे, अगले 50 सवालों को हम अगली वीडियो में शामिल करेंगे। तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें अगर आपको अगली वीडियो देखनी है तो, और ये वाली वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल की सारी वीडियोस को शेयर जरूर कीजिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ में, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा ताकि आपको सारी की सारी अपडेट्स हैंड टू हैंड मिलती रहें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।